नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट गुप्ता एज की। तो गुप्तों के बाद भारत का इतिहास क्या रहा है और उस समय राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, छठी शताब्दी के मध्य अर्थात 550 ईस्वी के लगभग अगर आप देखेंगे तो भारत में गुप्त साम्राज्य विखंडित हो चुका था। गुप्त साम्राज्य के विखंडन के बाद अगर आप देखें तो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में विकेंद्रीकरण और विभाजन की प्रवृत्तियां सक्रिय हो उठी थी। विकेंद्रीकरण मतलब जहां पे आप देखेंगे तो सत्ता के छोटे छोटे सेंटर स्टैब्लिश होने लगे थे पूरे भारत में। ठीक है, जहां आप एक ने देखा था गुप्त काल के टाइम में क्या हुआ करता था, पूरा का पूरा लगभग जो उत्तर भारत का क्षेत्र था वो गुप्तों के कंट्रोल में हुआ करता था और दक्षिण भारत का भी कुछ हिस्सा हुआ करता था। संपूर्ण दक्षिण भारत की नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह वाले क्षेत्र में तो जरूर गुप्तों का शासन हुआ करता था। लेकिन अगर बात किया जाए जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद आप देखेंगे तो अनेक सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की। हर्षवर्धन के उदय होने तक उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की राजनीति में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ राजवंश इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। वल्लभी के मैत्रेक, पंजाब के हूण, मालवा का यशोधर्मन, और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो मगध और मालवा के उत्तरगुप्त और कन्नौज के मोखरीत, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे राजवंश आप देखेंगे तो लगभग उत्तर भारत का क्षेत्र में ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके के छोटे छोटे साम्राज्यों का विस्तार। वहीं बात करते हैं अगर साथियों वल्लभी के मैत्रेक वंश की, तो देखिए इस वंश का जो संस्थापक था वो भट्टारक नाम का व्यक्ति था, जो कि गुप्त काल में एक सैनिक पदाधिकारी हुआ करता था। 5वीं शताब्दी के अंत तक भट्टारक के उत्तराधिकारियों ने सौराष्ट्र सौराष्ट्र मतलब काठियावाड़ या गुजरात वाला जो क्षेत्र था, तो वहां पे आप देखेंगे तो शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। भट्टारक के उत्तराधिकारियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, भट्टारक के बाद धरसेन शासक हुआ तथा द्रोण सिंह इस वंश का जो तीसरा शासक हुआ। द्रोण सिंह के बाद अगर देखा जाए तो उसका भाई ध्रुवसेन राजा बना। तो देखिए इन राजाओं का ज्यादा महत्व आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको याद रखना है कि जब गुप्त काल का पतन होता है तो आप देखेंगे काठियावाड़ सौराष्ट्र वाले प्रांत में यहाँ पे आपको मैत्रेक वंश देखने को मिल जाता है, तो वल्लभी का मैत्रेक बोला जाता है और ये गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है और ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। हाँ, एक चीज और आप अगर रखना चाहते हैं याद तो आपको याद रखना है, मैत्रेक वंशीय राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे और उन्होंने बौद्ध विहारों का पर्याप्त विकास किया। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो वल्लभी शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र बना, तो इसमें वल्लभी शासकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। और यहीं पे वल्लभी में आप देखेंगे तो एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। तो देखिए वल्लभी जो था वो आप पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र गुजरात वाला क्षेत्र, वहां पे वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जबकि आप पूर्वी भारत में आप देखेंगे तो वहां पे आपको नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। इस तरीके आप बोल सकते हैं शिक्षा का मतलब एक तरीके से बोला जाए तो बेहतरीन स्थिति थी, क्योंकि एक साइड आप देख रहे हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिल रहा है और दूसरी साइड अगर आप गुजरात साइड वाले एरिया में देखेंगे तो वहां पे आपको वल्लभी देखने को मिल रहा था। तो इस समय कह सकते हैं शिक्षा की जो स्थिति थी काफी बेहतरीन थी। और चीनी यात्री इत सिंह जो कि 7वीं शताब्दी में आए थे, शिक्षा केंद्र की प्रशंसा भी की थी। उन्होंने बताया कि हाँ इस तरीके मतलब जो शिक्षा एजुकेशन सेंटर्स थे वो बेहतरीन थे और शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र होने के साथ साथ वल्लभी व्यापार और वाणिज्य का भी केंद्र हुआ करता था। तो मतलब इत सिंह ने जिसकी चर्चा की जिस विश्वविद्यालय की, उसमें आप देखेंगे तो जो आपका वल्लभी का विश्वविद्यालय है साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। और नेक्स्ट अगला जो हमारा आता है साथियों वो है पंजाब के हूण। तो देखिए हूण एक खाना बदोश और बर्बर जाति हुआ करती थी जो मध्य एशिया में निवास करती थी। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण आप देखेंगे तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था और ये हूणों का जो अभियान था असफल माना गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हूणों के इस आक्रमण का देश पर कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा था जब हूणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में
आक्रमण किया था, क्योंकि इस समय बात किया जाए तो गुप्त साम्राज्य काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में हुआ करता था स्कंदगुप्त के टाइम में। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। और यही आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात तोरमाड़ के नेतृत्व में, तो तोरमाड़ जो था वो नेतृत्व कर रहा था किसका, हूणों का, और गंगा घाटी पर आक्रमण करता है। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से प्राप्त तोरमाड़ के लेख से इस बात की हमें जानकारी मिल जाती है। देखिए, तोरमाड़ के नेतृत्व में हूणों ने पवैया, साकाल, साकाल मतलब सियालकोट, एरण, मालवा आदि में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तोरमाड़ ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो याद रखना है, जो तोरमाड़ था उसका उत्तराधिकारी कौन था, तो मिहिरकुल हुआ करता था। और मिहिरकुल को आप लोग जानते हैं काफी चर्चित व्यक्ति रहा है। तो मिहिरकुल एक क्रूर और अत्याचारी शासक के तौर पे जाना गया था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार उसकी राजधानी जो थी वो साकाल थी। ग्वालियर लेख में उसे महान पराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी भी बताया गया। तो सोचिए, कहीं पे उसे क्रूर बोला गया, अत्याचारी बोला गया, तो कहीं किसी लेख में उसे महान पराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी माना गया। तो 530 ईस्वी के आसपास आप देखेंगे तो मिहिरकुल यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ, ठीक है। और यह मिहिरकुल की अंतिम पराजय थी। उसके उपरांत हूणों की शक्ति समाप्त हो गई। अगर मिहिरकुल के बारे में कुछ और फैक्ट की बात किया जाए तो जो मिहिरकुल था वो शैव मतानुयायी था। और कल्हण के अनुसार श्रीनगर में मिहिरकुल ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मालवा का यशोधर्मन। तो देखिए, मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को उत्तरी भारत के चक्रवर्ती शासक के रूप में बताया गया था। यशोधर्मन द्वारा हूणों की पराजय उसकी महानतम उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। संभवतः 535 ईस्वी तक यशोधर्मन का शासन समाप्त हो गया था, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या देखने को मिल रहा है कि 535 ईस्वी तक आते आते यशोधर्मन का शासन समाप्त हो गया। हाँ, यशोधर्मन ने ही मिहिरकुल को पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। और मिहिरकुल, याद रखना है, ये किसका उत्तराधिकारी था, तो तोरमाड़ का उत्तराधिकारी मिहिरकुल था। और तोरमाड़ कौन था साथियों, तो ये हूण हुआ करता था, ठीक है। तो मिहिरकुल का भी संबंध किससे है, हूणों से है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मगध और मालवा के उत्तरगुप्त की हम लोग बात करेंगे। तो ये हम चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों।